दोस्तों, मैं सुशील कुमार मोहता आपसे देश की अवस्था और व्यवस्था पर दो बातें शेयर करना चाहता हूँ। आज का मेरा विषय है कुर्सी की आदत। दोस्तों, आज़ाद भारत के 66 वर्षों की अवधि में कांग्रेस ने करीब 56 वर्षों तक शासन किया और इन 56 वर्षों में 5 वर्ष अगर नरसिम्हा राव का निकाल दें तो ये 51 वर्ष नेहरू गांधी खानदान के नाम जाएंगे। मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल भी मैं गांधी खानदान का कार्यकाल मानूंगा, क्योंकि सब जानते हैं कि मनमोहन जी रिमोट द्वारा संचालित है, जो कि सोनिया जी के हाथों में है। दोस्तों, शासन कांग्रेस का हो या यूपीए का हो, बात एक ही है और इसका प्रधानमंत्री कोई भी हो, रिमोट गांधी खानदान के पास ही रहेगा। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। वास्तविकता यह है कि गांधी नाम के बिना कांग्रेस का वजूद ही नहीं है। अब इसे आप डायनेस्टी रूल कहें या तानाशाही प्रवृत्ति, राज गांधी ही करेंगे अगर कांग्रेस ने राज करना है तो। गांधी नाम में ही एक ऐसा आकर्षण है और विशेषण है जो कांग्रेसियों को एक सूत्र में बांध कर रखता है। नहीं तो क्या वजह है कि 16 वर्षों से सोनिया जी ही कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हुई है। वैसे अब राहुल को तैयार किया जा रहा है, उपाध्यक्ष तो बना ही दिया गया है। सोनिया जी अगर इस पद से हटेंगी तो राहुल जी ही उस कुर्सी को सुशोभित करेंगे, ऐसा मानकर चलिए। दोस्तों, 56 वर्षों से शासन करते करते अब कांग्रेस की आदत हो गई है शासन करने की, या यूं कहिए कि उन्हें कुर्सी चाहिए ही चाहिए। और इस काम में उनकी मदद करती है मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कुर्सी की खातिर कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, कहीं भी जा सकती है। यहाँ तक कि देश का बंटवारा करने में भी उन्हें संकोच न हुआ। यह देश नेहरू जी की महत्वाकांक्षा पर कुर्बान हो गया। 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों का कत्लेआम हुआ, पर इसकी चिंता न नेहरू जी को थी और ना ही उन्हें अफसोस था, जबकि यह विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। क्या इस विभाजन के लिए कांग्रेसी आज भी माफ़ी मांगेंगे? दोस्तों, सत्ता के लिए कांग्रेस ने देश को पिछले 56 वर्षों में हड्डी विहीन बना दिया। विधायिका, कार्यपालिका पर तो इनका कब्जा था ही, न्यायपालिका को भी भ्रष्ट करने में इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शाहबानो केस इसका ज्वलंत उदाहरण है। कुर्सी के लिए साम, दाम, दंड, भेद इत्यादि कोई कसर नहीं छोड़ी। फूट डालो, राज करो की नीति पुरानी है, पर आज भी अचूक है। कांग्रेसियों ने इस नीति का सदा ईमानदारी से पालन किया है। अब तो कांग्रेस के देखा देखी छोटे छोटे दल भी इसी नीति का अनुसरण करते हैं। सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग कांग्रेस के ब्रह्मास्त्र है। जब सारे तिकड़म असफल हो जाते हैं तो इन दोनों को पीछे लगा दिया जाता है। सत्ता के बिना कांग्रेस की स्थिति जल बिन मछली की तरह हो जाती है। एक दो उदाहरण के द्वारा मैं इसे बताना चाहूँगा। दोस्तों, 1977 में पहली बार केंद्र में कांग्रेस का सफाया हुआ था। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी का शासन कायम हुआ था। मुश्किल से 3 साल ही सरकार चल पाई थी कि कांग्रेस ने अपनी कुटिल चालें चलनी शुरू कर दी। चौधरी चरण सिंह को जाल में फंसाया, उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी का ख्वाब दिखाया। चरण सिंह जाल में फंस गए। उन्होंने जनता पार्टी से बगावत की। पार्टी जैसे बनी थी वैसे ही टूट गई। कांग्रेस ने चरण सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया और जब लोकसभा में विश्वास मत हासिल करने का वक्त आया तो कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। चरण सिंह की सरकार गिर गई। मध्यावधि चुनाव फिर घोषित कर दिए गए। इंदिरा जी पूरे दमखम के साथ फिर सत्ता पर काबिज हो गए। दोस्तों, दूसरा उदाहरण हरियाणा का है। 1979 में हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की। चौधरी देवीलाल और भजनलाल वहां के शीर्ष नेता थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऐसा पासा फेंका कि भजनलाल रातों रात अपने 33 विधायकों के साथ कांग्रेस ई में शामिल हो गए और हरियाणा में कांग्रेस ई का राज स्थापित हो गया और वे 1985 तक हरियाणा में राज किए। दल बदल की घृणित राजनीति कांग्रेस ने ही शुरू की। सत्ता के लिए कांग्रेसियों ने धारा 356 का सदा ही गलत इस्तेमाल किया। गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों को जब चाहा धारा 356 का इस्तेमाल किया और हटा दिया, पर एनडीए के 6 वर्ष के शासन में एक बार भी धारा 356 का गलत इस्तेमाल नहीं किया गया। 1992 में जब अयोध्या में ढांचा गिराया गया तब बेवजह 356 का इस्तेमाल करके भाजपा शासित 4 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। कहने का मतलब, सत्ता के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, नीति अनीति से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि इन्होंने इतने गलत काम किए हैं कि इन्हें डर है कि अगर कोई दूसरा सत्ता पे काबिज हो जाएगा तो इनकी पोल खुल जाएगी। सत्ता प्राप्ति के लिए फिर हथकंडे इन्होंने अपनाए हैं। एफडीआई हो या मनरेगा हो या खाद्य सुरक्षा, जिस तरह से आनन फानन में लाए गए हैं, ये देश की बर्बादी का कारण ही बनेंगे। अंततोगत्ता
एफडीआई से अभी तक तो इस देश का कुछ भला नहीं हुआ है। कितने नए रोजगारों का सृजन हुआ है, क्या मनमोहन सिंह बताएंगे? पिछले दिनों वॉलमार्ट ने साफ कह दिया कि भारत का 30% लघु क्षेत्र का उत्पादन वे नहीं ले सकते, वे सिर्फ 20% ही लेंगे। मैं मनमोहन सिंह जी से और पी चिदम्बरम जी से पूछना चाहता हूँ कि अब वो क्या करें, कर लेंगे? और अगर उन्होंने कह दिया कि हम 20 नहीं 10% ही माल लेंगे या बिल्कुल नहीं लेंगे, तो आप क्या कर लोगे? मनरेगा में करोड़ों का घपला सामने आ रहा है। यही हाल खाद्य सुरक्षा का भी होगा। कांग्रेसी कहते हैं कि यह श्रीमती सोनिया गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, पर वास्तव में सोनिया जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कुर्सी ही है, और यह साबित भी होगा। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।